हाँ तुम मुझे यूं जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। हाँ तुम मुझे यूं। न फनकार तुझसा तेरे बाद आया, मोहम्मद रफ़ी तू बहुत याद आया। जी हाँ, मोहम्मद रफ़ी साहब दुनिया के एक ऐसे शख्सियत, एक ऐसे इंसान, एक ऐसे कलाकार कि जिनके बारे में जितनी तारीफ की जाए वो कम है। चाहे उनका व्यक्तित्व हो, उनकी महानता हो, उनकी शख्सियत हो। गजब के इंसान थे, गजब की शख्सियत थे और गजब के कलाकार थे मोहम्मद रफ़ी साहब। आज उनकी पुण्यतिथि है 31 जुलाई को। पूरे विश्व में आज के दिन उन्हें याद किया जा रहा है। हम तमाम लोग भी उन्हें याद कर रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आज हम चर्चा करेंगे मोहम्मद रफ़ी साहब की जीवनी पर, उनके गाए हुए गीतों पर, उनकी शख्सियत पर, उनके द्वारा किए गए कार्यों पर। हमारे साथ चर्चा करने के लिए एक ख़ास शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में बहुत कुछ जाना है, अध्ययन के माध्यम से बहुत करीबी से उन्हें महसूस किया है। और अजय विश्वकर्मा जी हमारे बीच मौजूद हैं। अजय विश्वकर्मा जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले तो रफ़ी साहब के शख्सियत के बारे में, क्योंकि उनके बारे में आपने बहुत पढ़ा है और बहुत करीब से उनको जानने की कोशिश आपने की। रफ़ी साहब के बारे में कहना तो उसी समान होगा जैसे सूरज को दिया जला दिखाना। वो एक ऐसे महान शख्सियत हैं और हिंदुस्तान के इतने बड़े फनकार कि जिनके गाने सुनकर हम लोग पैदा हुए और उनके गीतों को हमारी सिर्फ दिलों में ही नहीं बल्कि रग रग में बसता है। और मैं ही क्या, हिंदुस्तान और पूरे विश्व में उनके नाम को जाना जाता है और उनके गीत जो है सारे लोगों के दिलों में बसता है। इस शख्सियत के बारे में अक्सर ये चर्चा होती है कि वो कभी पैसे को उतना महत्व नहीं देते थे, कला को बहुत महत्व देते थे, क्योंकि एज इंसान ही बहुत अच्छे इंसान थे। कहा गया है कि जब कोई सोने का चम्मच लेकर आता है तो उसकी एक अलग पहचान होती है, लेकिन जो इंसान जमीन से उठकर आसमान तक जाता है तो वो एक एक चीज़ को अलग नज़रिए से जानना होता है। तो रफ़ी साहब की ज़िंदगी जो है पंजाब के एक बहुत ही मामूली सी गांव होशियारपुर से शुरू हुई थी और वहाँ की मिट्टी में उन्होंने खेला कूदा फाना, अपने दोस्तों के साथ मस्ती किया। लेकिन कहा जाता है कि एक वक्त आता है कि जब इंसान को कुछ न कुछ एक जिम्मेवारी रहना होता है। तो इनकी अपनी माँ बहुत बचपन में ही डेथ कर गई थी, तो फिर इनकी सौतेली माँ बार बार जो है कहने लगी कि मियाँ तुम यहाँ पर जो है समय पार कर रहे हो, कहीं जाकर काम करो। तो इनके फादर ने अपने एक दोस्त के पास इन्हें शहर में भेज दिया और वहाँ पर एक सैलून में बाल दाढ़ी बनाने का काम करने लगे। वहीं पर आकाशवाणी के एक सज्जन आते थे, शेविंग वगैरह करवा रहे थे और रफ़ी साहब एक गीत गुनगुना रहे थे। तो आकाशवाणी वाले साहब ने कहा कि अरे यार क्यों रेडियो बंद कर दिए? तो रफ़ी साहब मुस्कुराए, बोले कि सर ये रेडियो नहीं, मैं गा रहा था। क्या बात कर रहे हो, ये तुम गा रहे हो? अरे तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम मेरे साथ चलो। और वो अपने साथ ले गए और ले जाने के बाद फिर उनकी सारी दुनिया ही बदल गई। तो वो बहुत ही जमीन के आदमी थे। कभी भी उनके बारे में किसी तरह का कोई कंट्रोवर्सी नहीं आया। सभी जितने भी गायक कलाकार थे, एक्टर थे, सब उनकी बहुत इज्जत करते थे। क्या वजह थी? ऐसे तो कंट्रोवर्सी हर कलाकार, जैसे किशोर कुमार थे, मुकेश थे, बहुत सारे कलाकार थे, कंट्रोवर्सी हर के बारे में कुछ न कुछ आया, लेकिन रफ़ी साहब के बारे में एकदम स्वच्छता के मामले में क्या कहेंगे?
रफ़ी साहब के बारे में मैं यही समझ सकता हूँ, या जो हमने अध्ययन किया तो मैं समझता हूँ कि उनके अंदर भले ही एक इंसान ने जन्म दिया हो, लेकिन उनके दिल में खुदा बसता था। और यही कारण है कि वो सुबह हो या शाम हो, इबादत से ही अपने काम की शुरुआत करते थे। और उनकी जुबान में जो गीत बजते थे और जो गीतकार उन्हें लिख कर देते थे, तो वो एक खुदा का इबादत मानकर और वो अपने दिल से गाते थे। और रही बात कंट्रोवर्सी की, तो बेचारे बहुत ही ज़मीन से उठे हुए इंसान थे, तो उन्हें लगता था कि मैं एक अदना सा इंसान था और मेरी क्या हस्ती थी, मेरी क्या बिसात थी। इतनी सफलता के बाद भी वो अपने आप को अदना सा इंसान ही बोलते थे और समझते थे। जाहिर सी बात है, मुझे तो लगता है कि ऐसे लोग फरिश्ता बनकर बार बार पैदा नहीं होते हैं धरती पर। तो रफ़ी साहब बहुत बिरले ही इंसान थे और कभी जो है बिल्कुल ही अलग नहीं सोचा और बिल्कुल ही अलग करने की कोशिश नहीं किया। बस वो अल्लाह की देन समझकर जो है अपने काम करते गए और काम के अलावा इनके दिल में कुछ बसता ही नहीं था। उनके बारे में दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, यहाँ तक कि जो आज की जनरेशन है, शाहरुख खान या आमिर खान, या मतलब शुरू से लेके अब तक सभी लोग रफ़ी साहब की तारीफ, जब रफ़ी साहब की जब बात आती है तो उनकी तारीफ में ज़रूर कुछ ना कुछ कहते हैं। और मतलब बहुत ही इज्जत सम्मान के दृष्टिकोण से उन्हें देखा जाता है। कौन सा ये गुण था उनमें, कौन सी बात थी, कौन सी उनमें लचक थी? कौन सा गुण उनमें नहीं था? आज यही कारण है कि सारी दुनिया उन्हें बहुत ही इज्जत की नज़रों से देखा। और जिस तरह का वो इंसान थे, फनकार थे, तो बहुत ही अलग नज़रिया था उनका। किशोर कुमार से भी एक समय में उनका एक कंपटीशन का दौर चला, आपको मालूम होगा। तो किशोर कुमार और उनमें किस तरह का रिश्ता था? ऐसा है कि एक कलाकार में स्वाभिमान बसता है, अभिमान बसता है, लेकिन रफ़ी साहब में इस तरह की बातें नहीं थी। लेकिन कई बार ऐसा होता था कि सामने वाले के अंदर कुछ अलग सोच हो जाता था, तो इनका मानना था। और ये जब उनसे मुलाकात होती थी तो जब अपनी बात को रखते थे तो वो लगता ही नहीं था कि हम दोनों में कभी 36 का आंकड़ा भी था। और यही कारण है कि अगर कोई इनके बारे में अगर गलतफहमी भी हो जाती थी तो बाद में ये गलतफहमी को दूर कर देते थे। कई बार होता था कि किशोर कुमार का ज़्यादा फी रहता था वो एक समय में, इनका कम फी रहता था, तो इनको उतना ही फी दिया जाता था कि हो सकता है कि किशोर कुमार के बराबर इनका फी हो। वो पैसा लौटा दिया करते थे। जितेंद्र ने कहा था। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। उनकी फिल्म थी दीदारे यार, जितेंद्र साहब की, और उस समय मतलब 5,000 रुपया हुआ करता था। और तो इनको जो रकम दिया गया तो बाद में ये जितेंद्र साहब को जाकर लौटा दिए कि फलाना जी हमको जो है, जो हमारा दाम है बस वही दीजिए। तो इनका मानना था कि जो हमारा जो सही मेहनताना है बस वही मिल जाए, वही काफ़ी है। और ऊपर वाले ने हमको इतना दिया कि जिसके लिए हमको और की ज़रूरत ही नहीं है। और शायद यही कारण था कि ये हर लोगों के चहेते थे और हर डायरेक्टर प्रोड्यूसर चाहते थे कि हमारे फिल्म में 6 गीत हो या ना हो, लेकिन 1 या 2 गीत इनका जरूर हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक बात और है कि उस समय रफ़ी साहब हिट हुए जिस समय इतना टेक्नोलॉजी नहीं था जितना टेक्नोलॉजी अभी है। रिकॉर्डिंग का अभी बहुत सारा चीज़ है। उस समय 1 टेक में रिकॉर्डिंग होता था, एक ही बार सारा रिकॉर्डिंग होता था और उतनी सुविधा नहीं थी। अभी के समय में अगर रफ़ी साहब होते तो उनकी आवाज़ कितनी अच्छी लगती, कितना सुंदर लगता। इस मामले में आप क्या कहेंगे? इस मामले में मैं यही कहूँगा कि उस समय के जो फनकार थे, संगीतकार थे, तो वो रूह से काम करते थे और दिल से काम करते थे और उसके लिए बहुत ही परिश्रम करते थे। मुझे नहीं लगता कि आज की टेक्नोलॉजी में उसको बहुत ज़्यादा बेहतर करते हैं। मैं समझता हूँ कि कल की कामयाबी और कल के गाए गीतों को आज के जो नस्ल याद करते हैं तो उसका यही कारण है
कि बहुत ही पुरजोर मेहनत होता था उन लोगों का, और दिल से और आत्मा से गाते थे। और यही कारण है कि हम आज की फिल्मों के गीतों को याद नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर रफ़ी साहब की या उस समय के कोई भी गायक गायिकाओं के जो गीत होते थे उसको आज भी लोग गिनगिनाते हैं, उसको हूबहू करते हैं। आज आपको लगता है कि उनके मुकाबले में कोई आज के समय में कोई सिंगर है? नहीं, शायद ऐसा कभी नहीं हो सकता। रफ़ी बार बार पैदा नहीं होते, वो एक पैदा हुए हैं और उनके गीतों को दोहरा सकते हैं, उनके जैसे गाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन रफ़ी बार बार पैदा नहीं होते। किस रूप में आज उन्हें याद करना चाहेंगे, आप श्रद्धांजलि देना चाहेंगे? आज 31 जुलाई है। मैं तो चाहूँगा कि आज को जो न्यू जनरेशन है और ख़ास करके जो कला के माध्यम से जुड़े हुए हैं, जो गीत वगैरह गाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि इन महान हस्तियों को वजूद को बरकरार रखे लोग, और उनके गीतों को भोंडी आवाज़ देकर जो है दोहराए नहीं, बल्कि जो उनकी जो इमारत बनाई हुई है, जो उनके गीत गाए हुए हैं, तो जिस तरह से संरक्षित करके जो पुराने लोग आज भी अपने दिलो दिमाग में बसाए हुए हैं, तो आज के जनरेशन भी उनसे एक आदर्श लेकर उनके गानों को जो है अपने जहन में रखे। एक बात और हम जानना चाहेंगे कि रफ़ी साहब किस एक्टर के लिए गाना ज्यादा पसंद करते थे? रफ़ी साहब जिसके लिए भी गाते थे तो वो लगता था कि ये बंदा बस वही गा रहा है। तो वो दिलीप कुमार ही नहीं, संजीव कुमार हो, राजेश खन्ना के लिए जब हाथी मेरे साथी में नफरत की दुनिया को छोड़कर प्यार की दुनिया में जब गाएं तो लगा कि नहीं, ये राजेश खन्ना गा रहे हैं। और तो और जब न्यू जनरेशन शुरू हुई और लैला मजनू जो ऋषि कपूर की फिल्म बनी एच.एस. रवेल ने, तो पहले रफ़ी साहब को उनको याद किया और उनके सारे गीतों को लैला मजनू में डाला। और ऋषि कपूर उनके इतने चहेते हो गए कि आपने देखा अमर अकबर एंथनी से लेकर रफू चक्कर तक सारी फिल्मों में उनके एक से एक गीत गाए, और पर्दा है पर्दा गाकर उन्होंने तो हल्का मचा दिया। और नए जनरेशन को भी लगने लगा कि उनके आवाज़ के बगैर सब अधूरा है, बेकार है। कहीं कमी महसूस हो रही है आज की दुनिया को रफ़ी साहब की आवाज़ की? बिल्कुल 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 होगी, क्योंकि उनके अंदर जो मिठास थी, उनके अंदर जो कलाकारी थी, उनके अंदर जो समर्पित भावना होकर जो गाने की लक्ष्य था, वो आज के लोगों में नहीं है। आज बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी बहुत ही राइज कर गया है। मतलब एक साथ जो है 1000 म्यूजिक बजाकर जो है भोंडी आवाज़ को भी बेहतर किया जा सकता है, लेकिन रफ़ी साहब जैसे मिस्री जैसी आवाज़ बार बार लोगों के अंदर नहीं होता है। वो उनके अनुभव से, उनके रियाज से ऐसा हुआ। रफ़ी साहब जैसे मिस्री की तरह जिनकी आवाज़, जैसा कि अजय विश्वकर्मा जी ने कहा, रफ़ी साहब दोबारा कोई नहीं बन सकता। रफ़ी साहब एक थे और वो कभी दोबारा पैदा नहीं होंगे। और रफ़ी साहब के बारे में जितनी भी बात की जाए हमारे हिसाब से वो कम होगी, क्योंकि उनके बारे में इतनी बातें हैं कि उतनी बात इतना कम समय में पॉसिबल नहीं है किया जाना। तो आज रफ़ी साहब की पुण्यतिथि है 31 जुलाई को। हम तमाम लोग उन्हें याद करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और फिर एक बार कहते हैं कि न तुझसा कोई तेरे बाद आया, मोहम्मद रफ़ी तू।